आपके दोस्त तो गुजरात घूम रहे थे, आपकी छुट्टी कैसी रही? जी काफी अच्छी रही आशीष जी। न्यू ईयर में एक ब्रेक ले लिया। अच्छा पैकेज मिल रहा था तो फ्रेंड्स के साथ बना लिया फिर प्रोग्राम। हाँ, कोई गुजरात में शेर देख रहा था और कोई विदेश घूम रहा था। ठीक है, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज की तरफ बढ़ रहा हूं। यतिन आज हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले जिस स्टॉक की हम लोगों ने चर्चा भी करी है उसको स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। पॉलीकैब बहुत वोलेटिलिटी के जोन से गुजरता हुआ और कुछ अपडेट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलेटेड सामने आते हुए। पॉलीकैब की चार्ट मानस आप रेडी रखना, आऊंगा आपके पास। लेकिन यतिन, क्या अपडेट्स हैं? तो देखिए, येस्टरडे पीआईबी की वेबसाइट पे एक मुंबई बेस्ड इलेक्ट्रिकल कंपनी के यहाँ जो इनकम टैक्स के छापे हुए थे उसको रिलेटेड अपडेट था। अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स समझ लें और बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से पॉलीकैब के लिए ये प्रेस रिलीज थी और 1000 करोड़ रुपए का अनअकाउंटेड सेल्स और कैश इनके प्रेमाइसेस में मिला है और लगभग 20 से 25 लॉकर्स जो हैं रिलेटेड टू पॉलीकैब इसको सीज किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। ऑब्वियसली जो पीआईबी की वेबसाइट है उसके अंदर कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि ये पॉलीकैब है। लेकिन पॉलीकैब ने भी इस मामले में कल देर शाम एक क्लैरिफिकेशन फिर से जो है वो बताया। कंपनी का ये कहना है कि इनकम टैक्स के सारे कंप्लायंसेस कंपनी करती है और जो रिसेंट सर्चेज हुए उनके प्रेमाइस पे उसके जो रिपरकशंस हैं और उसकी जो नोटिस हैं उसको लेके कंपनी कंप्लाई कर रही है और कोऑपरेट कर रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। कंपनी का कहना है किसी प्रकार का टैक्स इवेजन या टैक्स मिस अप्रोप्रिएशन उन्होंने नहीं किया है। हालांकि जिस हिसाब से स्टॉक में आपको 2-4 दिनों से वॉलेटिलिटी दिख रही है, क्लियरली मार्केट इसको लेके काफ़ी नाखुश है और शायद आज भी एक रिएक्शन आपको इस पर्टिकुलर कंपनी पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि एक ऑफिशियल रिलीज आपको जो है वो पीआईबी की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और ये स्टॉक काफ़ी चला भी है, जैसा हमने लगातार डिस्कस किया। बिग स्टॉक्स में भी इसको लिया था हमने। मानस, चार्ट रेडी रखा होगा आपने अब तक, बताइए क्या करें पॉलीकैब में? तो देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से जो दिसंबर का आखिरी के 10 दिन थे वहां पर इंडिकेशन आ गया था रिवर्सल का, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था। आरएसआई पे देखेंगे तो वहां पर आपको नेगेटिव डाइवर्जन भी उस टाइम पे दिख रहे थे। उसके बाद गिरावट बढ़ी। अब स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए, 1.5 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। शायद 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 45-75 है, वो लेवल्स पॉलीकैब में टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। कोई बाउंस बैक देखने को मिले तब अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइए और फ्रेश खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। 50 टू 20 के ऊपर अगर जाएगा तभी यहाँ पर खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव है और इस गिरावट पे भी खरीदारी नहीं करने की सलाह रहेगी। कल ही चर्चा में फिर से आया था ये स्टॉक और कल सुबह पैनल ने ये मेंशन करा था कि इसका टेक्सचर हो गया है वी, कि सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है। और आज दिक्कत भरी खबरें। हाँ, खबरें एक लीडिंग वायर कंपनी रिलेटेड आईटी की रिलीज कहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, पर शायद सब मान के ही चल रहे हैं वो पॉलीकैब रिलेटेड अपडेट्स हैं। तो ये स्टॉक आज थोड़ा सा दिक्कत में आता हुआ शायद आपको नजर आए और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड कि इसके चलते शायद कोई आरआर काबिल, कोई हैवल्स अपने रडार पर रखिएगा। सतपति साहब, एक काम करिएगा, आप ये दोनों इसके पीयर सेट्स का चार्ट देखिएगा। ज्यादा दमखम कहां नजर आ रहा है आपको ये बताइएगा, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग अपडेट ऑरोबिंदो फार्मा रिलेटेड। मनी कंट्रोल की दरअसल जो हमारी सहयोगी एंटिटी है उसकी एक्सक्लूसिव अपडेट है। शायद एक अनलॉकिंग मोड पे जाता हो ऑरोबिंदो फार्मा, और उससे रिलेटेड डिटेल्स के लिए मनी कंट्रोल से हमारे सहयोगी अश्विन मोहन जुड़ते हुए। अश्विन, हाय, गुड मॉर्निंग। रात में स्टोरी डाली थी, उठ गए सुबह टाइम पे क्या? जी नमस्कार, उठ गए हैं आपके शो के अपडेट के लिए। और अगर आप औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो पिछले 2-3 सालों से वो प्रयत्न कर रहे हैं उनकी जो सब्सिडरी है यूजीआई फार्मा, उसके वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज के लिए। और ये कहानी काफी दिलचस्प ट्विस्ट हमें अभी देखने को मिल रहा है, बिकॉज आखिरी साल लास्ट ईयर ये लोग प्रयत्न कर रहे थे कि इस सब्सिडरी यूजीआई फार्मा, जो कि एक इंजेक्टेबल बिजनेस की सब्सिडरी है, उसको बेच दिया जाए। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ काफी एडवांस स्टेज तक बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो डील
आगे बढ़ी नहीं वैल्यूएशन मिसमैच के वजह से। अभी हमें हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने अभी प्रमोटर्स ने अभी ये डिसीजन लिया है कि अभी वो इस कंपनी का आईपीओ का अटेम्प्ट करेंगे और हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डील किक ऑफ हो चुकी है। लास्ट वीक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का सिलेक्शन हो चुका है। एक्सिस कैपिटल, जेफरीज, कोटक और जेपी मॉर्गन का सिंडिकेट है और कंपनी देख रही है कि 4,500 करोड़ के करीब साइज ये चाहते हैं कि आईपीओ का हो और ये आईपीओ का लॉन्च इस साल होने का इनका प्लान है। देखिए अभी अगर आप देखा जाए तो ये एक क्लासिक एमएनए सिचुएशन थी जो कन्वर्ट होकर अभी एक आईपीओ का कैंडिडेट बन चुकी है। वैल्यूएशन आर्बिट्राज तो है ही। अगर आप फार्मा मार्केट में देखें तो काफी आईपीओज रिसेंटली फार्मा सेक्टर में आ चुके हैं पिछले 6 से 8 महीनों में। मैनकाइंड फार्मा का तो बढ़िया आईपीओ था। उसके बाद कॉनकॉर्ड, ब्लू जेट, इनोवा कैप्टैब सबके काफी हेल्दी मार्केट डेब्यू थे। तो सेक्टर में मोमेंटम भी है और मार्केट में भी तेजी है। और अगर देखा जाए तो औरोबिंदो फार्मा का जो स्टॉक है वो भी काफी तेजी पे है पिछले 6 महीने से 50% से ऊपर। तो देखते हैं इस बार ये वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज कैसे आगे बढ़ती है। ये हमारे एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमने जो कल ये कहानी ब्रेक करी थी। देखते हैं आगे जाकर ये आईपीओ कैसे प्रोसीड करता है। बैक टू यू। बहुत बढ़िया अश्विन, थैंक यू सो मच सुबह सुबह अपडेट शेयर करने के लिए। औरोबिंदो फार्मा अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी इग्वा फार्मा के आईपीओ की तैयारी कर रहा है, तो वैल्यू अनलॉक होगी, खबर अच्छी। और इस हफ्ते की शुरुआत में मेरे ख्याल से सतपुते साहब आपको चार्ट्स में इसकी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी, मेरे ख्याल से टॉप कॉल लिया था आपने, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे अब? आशीष जी डेफिनेटली एक टॉपिक रहेगा और इनफैक्ट कल मुझे याद है क्लोजिंग के शो पे हर्षदा जी ने भी पूछा था कि सिप्ला के साथ और क्या अच्छा लगता है। दैट टाइम आल्सो आई सजेस्टेड औरोबिंदो फार्मा एज ए बीटीएसटी। सो औरोबिंदो फार्मा देखिए स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो 1100 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है अगर 1100 का लेवल टूटता है तो फिर हमें हमारा व्यू जो है उसको निगेट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं लगता कि 1100 के नीचे आएगा। सो इट्स अ बाय इन औरोबिंदो फार्मा अबव 1100। और जैसे जो टारगेट हमने रखा है 1180 से लेके 1200, ये स्विंग का पहला टारगेट होगा। तो औरोबिंदो फार्मा ये बाय साइड का ट्रेड होगा अबव 1100 मार्क। ओके, औरोबिंदो फार्मा। शरद जी आपके रडार पर है क्या स्टॉक? हाँ जी, रडार पे तो है बट मुझे लगता है कि अब जैसे लगभग अगले साल 65 रुपए के 60-65 रुपए के आसपास की अर्निंग एक्सपेक्टेड है। 20 टाइम पे ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो न्यूज बेसिस पे थोड़ी बहुत और अपसाइड। ऑप्टिमम टारगेट्स मुझे लगता है 1250-1300 जा सकता है 20 से 25 के बीच में अगर मल्टीपल ऑसिलेट करता है तो। काफी दिन से ये कोशिश कर रहे थे, हो जाता है तो अच्छा है। बट अब ये है कि इन वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा रनअवे अपसाइड आपको शायद कमी मिले इन स्टॉक्स में। कंपैरेटिवली मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी बेटर पोजीशनड है। 300-350 रुपए की ईपीएस पे वहां अभी भी 20 का मल्टीपल नहीं है फॉरवर्ड पे। और विंडो छोटा प्लेयर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी रहे हैं पास्ट में, बट न्यूज सर्टेनली पॉजिटिव है। फाइनली वो कर पा रहे हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स मुझे लगता है 1300-1350 तक आप उम्मीद कर सकते हैं इसमें आ जाए। चलिए, तो थोड़ा बहुत गुंजाइश फंडामेंटली भी और टेक्निकली तो साउंड है ही। खबरों का इंपैक्ट आज देखते हैं खुलने के बाद किस तरह का पड़ता है औरोबिंदो फार्मा में। अब अगला एक क्वार्टर अपडेट। अब क्वार्टर अपडेट्स पे उतर आते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का क्वार्टरली अपडेट आया। बहेती साहब चार्ट रेडी रखना, आता हूं आपके पास। जतिन कैसा लग रहा है अपडेट? तो अपडेट बढ़िया है आशीष। अगर हम Q3 बिजनेस अपडेट की बात करें तो डिपॉजिट ग्रोथ सिक्वेंशियली अगर हम बात करें तो 1% हुई, लेकिन ग्रॉस एडवांसेस यानी जो लोन्स कंपनी ने डिसबर्स किए हैं उसके अंदर लगभग 4.25% की ग्रोथ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई पड़ रही है और डबल डिजिट ग्रोथ आपको एडवांसेस में दिखाई पड़ रही है। डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी धीमी है, लेकिन कंपनी ने रिसेंटली एक बड़ा QIP किया था, तो लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं है और इसीलिए मॉर्गन स्टैनली भी यही कह रहा है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओवरवेट है वो, 135 रुपये का लक्ष्य है और उनको लगता है कि डिपॉजिट ग्रोथ जो सिक्वेंशियली इतनी अच्छी आई है उसके चलते वो काफ़ी बुलिश है स्टॉक पे। हालांकि जो एडवांस ग्रोथ है काफ़ी सारे PSU बैंक्स का कमज़ोर आ रहा है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के लिए वो एक उलझन नहीं है क्योंकि रिसेंटली जो QIP किया था उसके कारण लिक्विडिटी कंपनी के पास अच्छी दिखाई पड़ रही है। एडवांसेस खास तौर पे हाईलाइट सीक्वेंशली भी इंप्रूव होते हुए नजर आए। डिपॉजिट स्टेबल हैं, थोड़ा से इंचअप करें, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने थोड़ी दिक्कत वाला डिपॉजिट का आंकड़ा डिलीवर करा था, कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे डिपॉजिट्स। तो पर्सपेक्टिव में रखें तो नंबर्स डिसेंट हैं, लेकिन चार्ट्स पे कितना दमखम नजर आता है बहेती साहब?
जी आशीष जी, चार्ट्स पे काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है और कल जो इंट्राडे रिकवरी आई थी 116.60 के करीब डे लो बनाया था और वहीं से वापस एक अच्छा बाउंस बैक दिया स्टॉक ने, वो काफी इंप्रेसिव था। स्टॉक 52 वीक हाई के काफी पास है, जो कि 122 का जो जोन है 52 वीक हाई का, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है उसे ब्रेक करने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 116 का एसएल मेंटेन करें, मुझे लगता है 122 का फर्स्ट टारगेट एंड 126 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अच्छा सतपुर साहब, वो देखा क्या आरआर काबेल और हैवल्स? अगर पॉलीकैप दिक्कत में आता है और अगर ये पीयर सेट्स बेहतर करते हैं तो ज्यादा दमखम किसमें? हैवल्स कल जाते थे खूब तेजी देके गया है। हाँ जी, और हेवल्स में देखिए आशीष जी, कल लॉन्ग बिल्टअप भी हुआ है। आरआर केबल्स में 1600 के ऊपर अगर चला जाता है तो बड़ी तेजी होगी। लगता नहीं 50 पॉइंट का जंप के बाद मुझे लगता है आरआर केबल फिजल आउट हो जाएगा, लेकिन हेवल्स में थोड़ी स्ट्रेंथ ऑलरेडी बनी है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ देखिए 1390 कैश में कल इसका क्लोज था। मुझे लगता है इसका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 1430 का आएगा, 1430। अगर ये लेवल निकले फिर मुझे लगता है 1460 तक की जगह बनेगी। सो अगर दो में से एक चुनना है देन हेवल्स लुक्स बेटर। स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना पड़ेगा 1370 का। बहुत बढ़िया। तो चुनना है अगर तो हैवल्स ज्यादा बेहतर। हैवल्स पे मेरे ख्याल से इस हफ्ते में कविता जी ने भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो मूव करना शुरू कर गया है। हैवल्स पसंद भी आ रहा है आज भी सचपुते साहब को। अच्छा सेठ साहब, इस बीच एक काम करिए, सेनको गोल्ड और द फीनिक्स मिल्स, इन दोनों के चार्ट्स एक बार रेडी करिएगा, क्योंकि दोनों के क्वार्टरली अपडेट्स बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ आए। यतन कैसे हैं इन दोनों के अपडेट्स, क्या कह रहे हैं ये लोग? दोनों के शानदार अपडेट्स हैं। और आशीष, शुरू करते हैं फिनिक्स मिल्स के साथ। और Q3 में टोटल कंजम्पशन इनका लगभग 24% बढ़ता हुआ नजर पड़ा है, लगभग 3300 करोड़ रुपए के आसपास। रिटेल कलेक्शंस में 30% की साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ, जो कि 700 करोड़ के आसपास आई है। और लाइक टू लाइक बेसिस पे कंजम्पशन आपको 4% बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। तो ओवरऑल जो क्वार्टरली अपडेट है काफी हेल्दी है फिनिक्स मिल्स के लिए। और रिमेंबर ये Q3 का अपडेट जो है वो फेस्टिव सीजन वाला है, तो फिनिक्स मिल्स एक स्टॉक है जो आपके रेडार पे होना चाहिए। आशीष ने सुबह अपनी टीम में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसके अलावा सेनेको गोल्ड, ये भी एक स्टॉक है जहां आपको रेवेन्यू ग्रोथ Q3 की 24% दिखाई पड़ रही है। कंपनी ने कहा है कि 9% गोल्ड ज्वेलरी में वॉल्यूम ग्रोथ और 27% वॉल्यूम ग्रोथ आपको डायमंड ज्वेलरी में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और 40% इंक्रीज इनके फुटफॉल्स में हुआ है। तो जो विजिटर्स होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं पोटेंशियल, वो फुटफॉल में गिने जाते हैं, जिसके कारण स्टॉक में आप इतना मोमेंटम देख रहे हैं। आईपीओ से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आज शेयर कैसे रिएक्ट करता है। दोनों क्वार्टरली अपडेट्स बढ़िया, सेनको गोल्ड और द फीनिक्स मिल्स। अच्छा, दोनों के कोलकाता कनेक्शन भी है। सेनको गोल्ड तो वहीं की है, फीनिक्स मिल्स देश भर में पहुंच गया है, कोलकाता नहीं पहुंचा है। पर कोलकाता में ग्रैंड विक्टोरिया नाम से फीनिक्स मिल्स का नया मॉल रेडी हो रहा है। भाई सेठ साहब, जब आप कौन से विदेश गए थे घूमने? जी आशीष जी, मैं थाईलैंड, हुआहिन आइलैंड गया था। आमतौर पे जब थाईलैंड जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो भाभी जी को फैमिली गोल्ड ले जाके पहले शोरूम गए थे, उसके बाद अकेले फ्रेंड्स के साथ गए थे? ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था? करना पड़ता है ऐसा? नहीं, मैं सीधा हॉलिडे के लिए गया था। गावा जी सुना है खुश हो रहे हैं। गावा जी का नंबर आ रहा है, जनवरी 11 हो चुकी है, 2 हफ्ते बचे गावा सर थाईलैंड यात्रा में। 20 तारीख को जा रहा, लेकिन वाइफ के साथ जा रहा हूँ, इनके साथ ऐसा जैसा नहीं, ये अकेले गए थे। अच्छा सेठ साहब, ये सेनको गोल्ड और ये द फीनिक्स मिल्स चार्ट्स पे, इनमें से किसी में दमखम? नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ ही गया था, फ्रेंड्स के साथ ही। फ्रेंड्स भी थे, मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अरे गया हम था। मजाक कर रहे हैं, इतना जज्बी जरूरत नहीं है, आप तो चार्ट बताओ। जी आशीष जी, फिनिक्स मिल का अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे हमने रिसेंटली 2450 के लेवल पे वीकली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट देखा। वॉल्यूम काफी अच्छे थे, थोड़ा सा ट्रेंड एमा से दूर है। डिप मिले तो जरूर बाय करना चाहिए। स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 2400, 2480, 2500 के लेवल्स जब तक इंटैक्ट है, एक बाय एंड डिप्स की रणनीति यहाँ पे अपनानी चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हम यहाँ पे हायर लेवल्स देख सकते हैं। सिमिलरली अगर सेनको का हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे पिछले 2 महीनों से सेनको गोल्ड में अच्छा खासा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। रिसेंटली कंसोलिडेशन ने अपना 50 और 10 और 20 डेमा के आसपास अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। कल के सत्र में हमने एक 10 डेमा के ऊपर मूव देखा था, हल्का सा फिजल आउट कर गया। कल का हाई लगभग 757 के ऊपर है। 10 डेमा के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर 757 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो एक कंडीशनल बाय बनता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 720 एंड टारगेट्स ऑफ 800, 810। जी
हालांकि आशीष जिसे कहते हैं ना, देख के मौका मारा चौका, ये अमित जी ने अपनी गलती को सुधार लिया, पता है। हालांकि गलती उन्होंने कर दी, जो पहला स्टेटमेंट दिया ना उन्होंने गलत दे दिया। अब जो थाईलैंड जाएगा अकेले अकेले, वो इनकी ये बाइट काट के दिखा भी सकता है ना। बड़ा खतरा है भाई साहब सोशल मीडिया पे आपका मीम बनने का, बहुत बड़ा खतरा है। क्यों लग नहीं रहा आशीष? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे थाईलैंड बहुत पसंद है। उस कॉस्ट में फुकेट जैसी जगह, मेरा क्लास है थाईलैंड, ब्यूटीफुल है, फालतू बदनाम है। और दिक्कत ये होगी कि अब आप फालतू हम और आप अकेले जा नहीं सकते वहां पे, लोग मानेंगे नहीं कि हम नेचुरल ब्यूटी। और दूसरी बात, तो आपने किया है थाईलैंड की ट्रिप को आप यात्रा में बदली कर रहे हैं। आई एम सॉरी, थाईलैंड की ट्रिप सॉरी। गाबा जी वही सोच रहे थे, यात्रा मतलब कौन सा धर्म ध्यान करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल हाँ भटक रहे हम लोग। गाबा सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए यार, कल सेकंड हाफ में बहुत अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बार है। और मैं सबसे पहले डिस्क्लोज करता हूँ मेरे पोजीशन से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2700 नजर आता है, स्टॉप होगा 2620 का। इसमें अगर डिप मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। डिस्क्लोज कर रहे हैं, थाईलैंड की कॉस्ट निकल आई गाबा सर की। कब की पोजीशन है? कल की तेजी में ली थी या पहले ही ले ली थी? कल ली थी, कल। बढ़िया है। डिस्क्लेमर हम भी दे देते हैं भाई, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, जिसकी चर्चा हो रही है। पर कल जो सेकंड हाफ का मूव आया था, लार्जली उस आईसीआईसीआई बैंक तो पहले से अच्छा मूव दिखा रहा था, वो लास्ट में जो 1 घंटे का मूव आया है असल, वो इसी स्टॉक ने स्पॉन्सर करा था। इस हैवी वेट ने गजब का मोमेंटम दिखाया, और गाबा सर कह रहे हैं पोर्टफोलियो में भी पिक तौर पे भी रख रखा है पोर्टफोलियो में, और ट्रेडिंग मोमेंटम और भी कंटिन्यू हो सकता है। अब दूसरा स्टॉक छिड़ी गया है तो आईसीआईसीआई बैंक, मानस एक बार देख डालिए प्लीज। कल नहीं, आईसीआईसीआई बैंक क्या देखना है, ओहो भाईती साहब को तो टॉप कॉल बना ही हुआ है। नहीं नहीं छोड़ देते हैं, तो वो तो तेजी का मून बना हुआ है। पहले एक काम करा जाए, यतिन से बाकी के बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स ले लेते हैं, फिर कल के एक्चुअल स्टॉक्स पे उतरता हूं। यतिन कौन कौन से? और तो आशीष शुरू करते हैं कल्याणी स्टील के साथ। इन्होंने कामिनी स्टील एंड पावर इंफ्रा की एसेट्स खरीदी हैं 450 करोड़ में, और ये एक्विजिशन के बाद काफ़ी मोमेंटम आपको दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि एक बड़ा एक्विजिशन कंपनी ने किया है बड़े दिनों बाद। स्टील स्ट्रिप्स भी फोकस में रहेगा, क्योंकि डीजीटीआर ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स पे, जिसका फायदा कंपनी को हो सकता है। शिवा सीमेंट, इनकी जो पेरेंट कंपनी है जेएसडब्ल्यू सीमेंट, मनी कंट्रोल के हिसाब से 6000 करोड़ का आईपीओ बहुत जल्द आ सकता है, तो ये भी स्टॉक रेडार पे रखिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इनको जीएसटी की तरफ से एक बड़ी नोटिस मिली है रिकवरी की, 2380 करोड़ 2380 करोड़, बहुत बड़ी नोटिस इनको मिली है डिमांड रिकवरी के लिए। तो ये स्टॉक शायद आपको आज प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और आखिर में एनसीसी, बड़े बड़े सौदे आपको येस्टरडे होते हुए दिखाई पड़े, स्टॉक 10% ऊपर भी था। यहाँ स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड यानी कैपिटल इंटरनेशनल के एक फंड ने 36 लाख शेयर येस्टरडे खरीदे 185 की एवरेज प्राइस पे, और स्टॉक में आप देखेंगे तो कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक्शन दिखाई पड़ रहा था। न्यू इंडिया एश्योरेंस, बहुत तगड़ा जीएसटी डिमांड नोटिस, बट श्योर कंटेस्ट करेंगे, लेकिन एक ओवरहैंग बनता हुआ 2380 करोड़ का। मानस, कल भी वीक था ये स्टॉक, कैसा लग रहा है? तो देखिए, कल स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखिए 209 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर 209 रुपए के नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। खरीदारी करेंगे ब्रेकआउट पे 230 रुपए के ऊपर। एनसीसी कल बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से 9.5% उछला था, तगड़े वॉल्यूम्स के साथ। और यतिन बता रहे हैं एफआईआई स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने एग्रेसिव खरीदारी करी है। ऐसे में अमित सेठ साहब, एनसीसी लिमिटेड चार्ट्स पे देखिए, वैसे अच्छे मूव्स ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है, 190 प्लस पे ट्रेड कर रहा है, और दमकम है। जी आशीष जी, यहाँ पे भी हमने 182 के लेवल में, इनफैक्ट कल के सत्र में रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम्स पे यहाँ पे हमने चार्ट्स पे ब्रेकआउट देखा है। लेकिन कल के सत्र में ऑलरेडी स्टॉक 10% अप है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फ्रेश पोजीशन के लिए। कोई डिप आए तो लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी की पोजीशन ऑलरेडी है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 188 एंड टारगेट्स ऑफ 200-205। ओके, रखिए इसको रडार पे। अच्छा बैती साहब, ये सीएससी को रडार पे रेडी रखिएगा। कल शाम नहीं, कल रात दरअसल अपडेट आता, सीएससी का स्टॉक बहुत बढ़िया रीरेट हुआ, बहुत अच्छी तेजी, लंबा चार्ट उठाइएगा साल भर का, दिखेगा आपको किस तरह का मूव बना है। इसकी सब्सिडरी नोएडा पावर कंपनी को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से ऑर्डर मिला है। इनका दरअसल पावर परचेज एग्रीमेंट 5 साल के लिए मंजूर कर लिया गया है।
पर इसी पीबीए की न्यूज़ फ्लोज के एक्सपेक्टेशंस के बीच सीएससी इस तरह से मूव कर रहा है, तो बैती साहब अभी भी दम कम है या अब हो गया, अब इसमें एंट्री करना खतरनाक होगा, आप कैसे रीड कर रहे हो? आशीष जी, पूरे ग्रुप में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है सीएससी और उसके रिलेटेड जो भी इस ग्रुप के शेयर्स है उनमें काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है। जैसे आपका स्ट्रक्चर है, अगर आप सीएससी देखेंगे तो थोड़ा सा कल थोड़ा सा पॉज डे जरूर था, बट हमें लग रहा है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है वापस। तो 133 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 141 के टारगेट्स के लिए। इसके साथ साथ आशीष जी, एक सीएट भी इसी ग्रुप की कंपनी है। अगर स्पेसिफिकली इस ग्रुप में ही ट्रेड करना है तो हमें लग रहा है कि सीएट वेल प्लेस्ड है। जिस हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में पूरा मूवमेंट है और टायर कंपनीज में अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है, हमें लग रहा है सीएट में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस है वो 2420 का कैसे लगाएं, और हमें लग रहा है कि इसमें 2500 और 2530 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। हाँ, ये हो गई हर्ष गोयनका ग्रुप की, सीएससी हो गई संजीव गोयनका ग्रुप की। वाकई संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनीज बहुत लंबे से ठंडी पड़ने के बाद कुछ मूव्स दिखा रही हैं। ये अवस्थी साहब, हो गया सीएससी में फंडामेंटली जो कुछ कैचअप होना था, या बचा है अभी कुछ? मेरे हिसाब से तो लगभग हो गया है। ऐसी छुटपुट न्यूज जो आती है उसके कंफर्मेशन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है। जो नए कंपनीज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह में इन्होंने अपनी स्पेस बढ़ाई है, वहां पे अगर नए स्टेट्स में जो इनकी प्रेजेंस बढ़ी है वहां पे ये टर्न अराउंड कर पाते हैं तो और ज्यादा री-रेटिंग आ सकती है। बट अभी आप 10-11% जैसी टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो साल दर साल, 12 रुपए के आसपास नेक्स्ट साल की ईपीएस आएगी। और ऑप्टिमिस्टिकली बहुत भी अगर मैं पकड़ूं 12-15 का 12 के आसपास का मल्टीपल, तो भी 140-45 प्राइस टू बुक पे भी लगभग 1.5 के आसपास आ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड बचती है। न्यूज के बेसिस पे 5-10 रुपए इधर उधर मैक्सिमम। स्टॉक्सी न्यूज में ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि आज रिजल्ट्स हैवी डे है। हालांकि नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आने दोनों टीसीएस और इन्फोसिस के, साथ साथ वायदा में एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नंबर्स, ये 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स है। कैश में 5 पैसा वगैरह उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये दोनों दिग्गज आईटी के नंबर्स, दोनों बाजार बंद होने के बाद। बहेती साहब, आई एम श्योर आपने टटोला जरूर होगा, आप आईटी आमतौर पर टटोलते हो। टीसीएस और इन्फोसिस, आज शाम के नतीजों से पहले इंट्राडे में कोई ट्रेड वेड लेने का मन बनाओगे? कोई लेवल्स वॉच आउट करोगे, छोड़ दोगे? आशीष जी, दोनों से थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि अगर आईटी में ही किसी को प्लेस रहना है तो एचसीएल टेक लार्ज कैप आईटी में सबसे वेल प्लेस्ड है, और मिड कैप आईटी में आई थिंक एलटीटीएस और बिरलासॉफ्ट, ये दोनों बहुत ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट उनमें बरकरार है। तो एचसीएल टेक में खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे भी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1460 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है कि एचसीएल टेक में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, 1520 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इन्फी में किसी को ट्रेड करना है तो आई थिंक बाय वे ऑफ ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा इन्फी के ऑप्शंस में ट्रेड करने में। तो इन्फी का जो एट द मनी ऑप्शन है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1530 वाला 43 रुपीज चल रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 33 का एसएल मेंटेन करे। इसमें अगर अपमूव आता है तो 60 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, 2 स्टॉक्स और एड्रेस करते हैं आशीष, जो बैन से बाहर आए हैं आज। मेरे ख्याल से डेल्टा कॉर्प और जीएनएफसी। मानस, अगर आप दोनों का चार्ट देख सकें, खासतौर से जीएनएफसी तो मुझे पता है आपने अच्छे से ट्रैक भी किया है, क्या भी होगा इन स्टॉक्स पर, जीएनएफसी और डेल्टा कॉर्प पर? देखिए, डेल्टा कॉर्प के अगर हम प्योर टेक्निकल्स देखें तो आई थिंक बढ़िया चार्ट्स हैं, हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहे हैं। लोअर लेवल पे कल 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ। तो यहाँ पर भी डेल्टा कॉर्प में पैटर्न पॉजिटिव है। इसके जो टेक्निकल टारगेट्स है वो 165 के आसपास आते हैं, तो रिस्क जरूर है, बट अगर आप स्टॉप लॉस 149 का लगा सकते हैं तो 165 के टारगेट के लिए आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। जीएसएफसी की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर आपने जीएनएफसी पूछा रहा है, मानस जीएनएफसी। जी बिल्कुल। तो जीएनएफसी की जहां तक बात है, देखिए स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड सपोर्ट लिया था। कल के पैटर्न पॉजिटिव है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि शायद वापस पिछले हाईज 800 रुपए के स्टॉक टेस्ट कर सकता है। खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर भी रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस 762 762 रुपए के रहेंगे। अच्छा आशीष, कल हमने बात की थी डेल्टा कॉर्प की, और ये मैंने स्पेसिफिकली बोला, एक्सप्लेन किया था कि क्यों इनके नंबर्स खराब थे और क्यों उस नंबर्स पर आपको सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जीएसटी जो है ना, अब वो अपनी जेब से भर रहे हैं। मतलब आप
टेक्निकली जीएसटी आपको देना है। 10,000 की आपने चिप्स ली तो आपको सिर्फ 10,000 में 28% काट कर 7200 की चिप्स मिलेंगी, लेकिन फिर आप कहेंगे मैं तो नहीं जाऊंगा कैसीनो, तो वो 2800 रुपये की चिप्स अपनी पॉकेट से आपको दे रहे हैं। तो इसके लिए वो आ रहा है। तो ये एक तरीके से अब पुराना जीएसटी भरना है या नहीं भरना है वो इम्पॉर्टेंट है, और आगे क्या यही नॉर्म रहेगा या नहीं रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। ये जब कोर्ट के केसेस क्लियर हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन कल के से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, कुछ हद तक स्टॉक में बॉटम बन चुका है। ये मतलब मुझे लग रहा है डेल्टा कॉर्प में शायद हो सकता है। हाँ, डेल्टा कॉर्प की और बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन था नंबर्स में, क्यों वो ऑपरेशनली वीक नंबर्स नजर आए थे आपको। खैर, अच्छा मूव कल 2.5% ऊपर फाइनली स्टॉक कमजोर नंबर्स के बावजूद, उस एक्सप्लेनेशन के बावजूद शायद बाजार को समझ में आया। अच्छा, क्विकली कल वायदा में जो दबाव में आए थे उसमें से एक मणप्पुरम था, वो आशीर्वाद का इनका जो आर्म है उसका माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ सेबी ने अबेंस पे रख दिया था, उसका झटका लगा था, 5% का दबाव था। पर एक बात ध्यान रखिएगा, टला है, रुका नहीं है। तो फॉर द टाइम बीइंग कुछ सेबी के क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद वो मंजूरी शायद इवेंचुअली आए। पर चार्ट्स पे सतपुते साहब मणप्पुरम फाइनेंस दूर ही रहो क्या अभी? हाँ आशीष जी, वैसे ही लगता है, क्योंकि अगर आप कल का ओपन इंटरेस्ट देखें तो कल ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होता 11%, प्राइस वाज डाउन बाय 5%। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ है, जो पोजीशन है उसको लिक्विड कर दिया है। तो दोनों तरह से ये थोड़ा हल्का है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा लेवल बेस होगा, 175 पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी वो रेजिस्टेंस होगा, और सामने जो सपोर्ट है वो करीबन 163 के आसपास रहेगा। अगर 163 का लेवल टूटता है तो फ्रेश सेलिंग माउंट होगी। इन दैट केस जैसे आपने भी कहा कि इसमें एवरीथिंग इज स्टिल मींस अभी भी ये पक रहा है, तो 163 का लेवल टूटेगा तो ये मंदी जो है वो आगे बढ़ेगी और इन दैट केस 150 तक गिरेगा। तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि आप थोड़ा अवॉइड करें, या इवन स्ट्रैटेजी रखनी है तो सेल ऑन राइज रखें, अवॉइड करें। अगर फिर भी ट्रेड करने का मन है तो इसका टेक्सचर सेल ऑन राइज वाला है। इस नोट पर क्विकली मुनाफे की तैयारी समेट के पहला सौदा की कर देते हैं शुरुआत। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।